हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल बायोमैजिक। आई एम MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में दोस्तों सबसे पहले याद रखना है कि यहाँ से 4 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चंस मीन्स 16 मार्क्स, और 16 मार्क्स लाने के लिए आपको अनलिमिटेड चीज़ों को पढ़ना होता है, सोचिए। और ये एक अकेला चैप्टर जो कि काफ़ी इजी, काफ़ी शॉर्ट वे में, एकदम ट्रिकी वे में आपको समझाएंगे। बस आपको इतना ही पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है और इसी को बार बार प्रैक्टिस करना है। आप इसको पढ़ने के बाद किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठा के बना सकते हैं, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो एम्स का हो, चाहे वो जेई मेंस का हो, चाहे वो IIT एडवांस का हो। किसी भी क्वेश्चन बैंक को बना सकते हैं। यू कैन easily सॉल्व एनी क्वेश्चंस इन अ few seconds, not even more than 30 seconds, even in a 15 seconds, 5 seconds, 10 seconds। तो काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। बट आपको अंडरस्टैंड करना है काफ़ी इजीली, बट पहले सबसे पहले रटना होगा इसको। तो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग आते हैं सबसे पहले स्टैटिक नंबर। तो स्टैटिक नंबर बोलते हैं बॉन्ड पेयर को और लोन पेयर को के सम को। देखिए स्टैटिक नंबर होता क्या है, ये स्टैटिक नंबर है जो कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, इसका सम होता है स्टैटिक नंबर। और स्टैटिक नंबर अगर हमको पता चल जाता है तो हम उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। और अगर हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया तो हम उसका शेप डिटरमाइन कर सकते हैं। और कभी कभी एंगल भी पूछता है, तो शेप अगर पता है या हाइब्रिडाइजेशन पता है तो हम एंगल बता सकते हैं। तो अब देखते हैं स्टैटिक नंबर। तो सबसे पहले हम स्टैटिक नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर बॉन्ड बनाते हैं तो 2 के बीच कम से कम बॉन्ड बनाते हैं, तो स्टैटिक नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टैटिक नंबर जब 2 ले रहे हैं ना, ये स्टैटिक नंबर 2, उस तो बॉन्ड पेयर 2 होगा, लोन पेयर कितना है अभी 0, ठीक है। बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0। तो ऐसे कंडीशन में स्टैटिक नंबर कितना होगा, 2 + 0 = 2। और हाइब्रिडाइजेशन देखिए 2 है तो एक S और एक P के लिए आया है, यानी SP। और SP के लिए शेप अगर देखें लीनियर होता है तब जब लोन पेयर 2 होता है। उसके बाद आते हैं स्टैटिक नंबर 3। तो इसमें बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर शुरू में 0 है। तो ऐसे में देखिए 3 है तो एक S 2 P के लिए, तो SP2 ट्राइगनल प्लेनर शेप का होता है तब जब लोन पेयर 0 होता है, और एंगल इस दौरान 120 डिग्री होता है। अब वही स्टैटिक नंबर 3 है, बट यहाँ पे बॉन्ड पेयर 2 और एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, और स्टैटिक नंबर कितना हो जाएगा 3। तो SP2 क्योंकि 2 1 3 तो एक S 2 P यानी 3, अभी भी 3 ही रहेगा, लेकिन अब शेप चेंज होकर एंगुलर या वी शेप या बेंट हो जाएगा, और एंगल 120 डिग्री से थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर आता है। तो लोन पेयर में हम देखेंगे लोन पेयर रिपेल करता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होता है, इसकी वजह से एंगल कम हो जाता है। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग तो स्टैटिक नंबर 4 पे। जब स्टैटिक नंबर 4 की बात करते हैं तो अभी शुरू में है बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा SP3 और शेप होगा टेट्राहेड्रल, एंगल 109.5 डिग्री, या 109 डिग्री 28 मिनट भी बोलते हैं इसको, 109 डिग्री 28 मिनट। जब यही स्टैटिक नंबर 4 है, बट अब लोन पेयर 1 आ गया तो बॉन्ड पेयर 1 कम हो जाएगा, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो इस दौरान भी हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा SP3, बट अब शेप पिरामिडल हो जाएगा और एंगल थोड़ा कम हो जाएगा 109 से। क्यों? क्यों यहाँ पे लोन पेयर आया, जैसे जैसे लोन पेयर आएगा एंगल कम होता जाएगा, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। अब स्टैटिक नंबर 4 है, बट अब बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 2 हो गया है। तो SP3 अभी भी हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन से फिर से एंगुलर या वी शेप या बेंड। तो एंगुलर या वी शेप या बेंड 2 जगह देखे, एक SP3 लोन पेयर 2 के लिए, और एक देखे थे SP2 लोन पेयर 1 के लिए, सेम शेप था। अब जब स्टैटिक नंबर 5 है, तो जब बॉन्ड पेयर 5 होगा, लोन पेयर 0, तो यहाँ पे SP3 देखिए
5 है मीन्स एक एस 3 पी तो 4 और एक डी, एक एस 3 पी एक डी, तो टोटल हुआ 5, क्योंकि एस मैक्सिमम एक होता है, पी 3 और डी 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसीलिए ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो 5। तो इसके कंडीशन में शेप होगा ट्रायंगल बाइपिरामिडल। अब जब बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 1 हो तो अभी भी स्टेरिक नंबर 5 ही रहेगा, बट यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी सेम रहेगा, बट शेप चेंज होकर सीसॉ या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल हो जाता है। जब लोन पेयर 2 हो जाए तो बॉन्ड पेयर 3, स्टेरिक नंबर अभी भी 5 है, तो इस कंडीशन में शेप टी शेप हो जाता है। और जब स्टेरिक नंबर 5 हो लेकिन इस कंडीशन में लोन पेयर 3 है और बॉन्ड पेयर 2 है, तो शेप लीनियर हो जाता है। लीनियर में एंगल कितना हो जाता है 180 डिग्री, लीनियर ऐसा शेप होता है। अब जब स्टेरिक नंबर 6 की बात करते हैं तो यहाँ पे पहले लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 6 है, 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो sp3 d2 और शेप हो जाता है ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल। अब स्टेरिक नंबर 6 है बट लोन पेयर 1 आ गया है तो बॉन्ड पेयर 1 कम हो जाएगा, तो 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो 5 + 1 6 sp3d2 शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। जब स्टेरिक नंबर 6 है तो बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 2, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो इस कंडीशन में शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा। स्टेरिक नंबर 7 की अगर बात करें तो यहाँ पे जब लोन पेयर 0 है और बॉन्ड पेयर 7 है, ऐसे कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, देखिए 7, तो एक एस 3p और 3d, तो 7 हो गया ना, 1 + 3 + 3, और यहाँ पे शेप हो जाएगा पेंटागनल बाइपिरामिडल। फिर जब लोन पेयर 1 आ जाएगा तो बॉन्ड पेयर 1 कम हो जाएगा, तो 6 एक साथ, बट हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा, शेप चेंज होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे ये कहानी खत्म करते हैं। बट अब एक चीज़ कॉमन आपको देखने को मिला कि हम याद कैसे करेंगे, तो याद करते चलना है। तो हम देख रहे हैं ना कि बॉन्ड पेयर तब तक खींच के ले जाएंगे, लोन पेयर तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक बॉन्ड पेयर 2 तक नहीं आ जाए, चाहे किसी भी कंडीशन में हम देख रहे हो। देखिए ऊपर वाले में स्टेरिक नंबर कुछ भी हो, बॉन्ड पेयर अपने को 2 तक ले चलना है मैक्सिमम से स्टार्ट करके। जैसे स्टेरिक नंबर 2 है तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर 2 शुरू से लिखे, तो यहाँ पे 0, अब इसके आगे कुछ लिखे नहीं क्योंकि बॉन्ड पेयर 1 नहीं लिखना है। अब 3 है जब स्टेरिक नंबर, तो इस कंडीशन में क्या किए, इस कंडीशन में बॉन्ड पेयर 3 था, लोन पेयर 0, अब यहाँ से खिसकते गए नीचे, फिर 2 पे आ गए अटक गए, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट किए 4 स्टेरिक नंबर वाले को, 4 से 3, 3 से 2 पे गए, फिर 5, 5 से 4, 4 से 3, अभी 2 तक आए, जैसे 2 पे आए उसका स्टेरिक नंबर 5 को ख़त्म कर दिए। ठीक है, तो ऐसे करके याद करना है। और यहाँ से आप मान के चलें, इसको रट लिए ना इतना, ये अगर रटा गया है, रट गया है, तो नीट में 1 से 2 क्वेश्चन 2023 में कंफर्म आएगा ही, कंफर्म आएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, आना ही आना है एक क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चंस देखेंगे हम। ऐसा क्वेश्चंस लाएंगे जो 2 क्वेश्चंस में केमिकल बॉन्डिंग के 50% क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देंगे उसी 2 क्वेश्चंस में, यानी पूरा केमिकल बॉन्डिंग का आधा पोर्शन जो होगा ना आपका, सिर्फ 2 क्वेश्चंस कवर करेगा, उसको भी और इसको भी इंक्लूड करेंगे। इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं हम लोग बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। तो बॉन्ड ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, यही बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के, यानी जिसका बॉन्ड का ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, उसका डिसोसिएट करने के लिए एनर्जी उतना ज़्यादा देना पड़ेगा, उसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा और बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। तो होता क्या है, सपोज समझने की कोशिश करते हैं, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, इसके बीच हम क्या है कि 2 बॉन्ड है, फिर एक बॉन्ड लेते हैं, ये एक सिंगल बॉन्ड लेते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2, इसके पास बॉन्ड कितना है 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1, क्यों, क्योंकि इसके पास बॉन्ड 1 है। तो हम बताते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट है या ये वाला ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट है,
तो ऑब्वियस ही है स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है यानी डबल बॉन्ड है। डिसोसिएट करने में एनर्जी, यानी इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो किस में ज़्यादा देनी पड़ेगी, ये वाला ज़्यादा मजबूत है या फिर ये वाला? अरे ये सिंगल है, कमज़ोर है, लेकिन ये ज़्यादा मजबूत है, तो इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जिसकी उस ज़्यादा होगी, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ये मजबूत है, स्ट्रेंथ भी इसकी ज़्यादा है। और देखिए, अगर इसकी बात करें और इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं सिंगल वाला डबल वाले से बड़ा होता है बॉन्ड में, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ सिंगल वाले की ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ समझने के लिए हम बताए थे रफ टफ कहानी, इसको हम इरेज करते हैं। बाकी ये आपका ये भी रटा होना चाहिए, क्योंकि ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मैंने अभी पिछला जो कॉन्सेप्ट बताया था वो इम्पोर्टेंट था। अब आते हैं कि भाई बॉन्ड ऑर्डर निकालना कैसे है। तो हम लोग को सिंपली नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है और उसका बॉन्ड ऑर्डर बताना है। अपने को कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइन हो जाएगा। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के नंबर को 1 से लेके 20 तक लिखते हैं, ठीक है। और 1 से 4 तक, देखिए 1 से 4 तक को हम लोग एक साथ अरेंज कर रहे हैं, फिर 5 6 7 8 को एक तक अरेंज कर रहे हैं, फिर 9 10 11 12 13 इसको, और 15 से लेके 20 तक को इसको एक पेयर में बना रहे हैं। अब क्या करेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर रटने का आसान तरीका, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या करते हैं 0.51 0.51 0.50, 1 2 3 4 ऐसे याद रखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 0.51 0.50, फिर अगला 4 5 6 7 8 ये नेक्स्ट 4 है, तो इसमें भी 0.51 0.50 0.51 0.50, आसान है। फिर अब क्या करेंगे, जैसे देखिए हम 14 को हम मानते हैं मेन हमारा, 14 पे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर लिखते हैं +3, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना लिखते हैं +3। जिसके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा +3। अब 14 से जितना स्टेप जाएंगे इधर उतना -0.5 करते चले जाएंगे और इधर भी -0.5 घटाते चलेंगे। देखिए जैसे 14 है आपके पास इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, 14 से 15 पे जैसे ही पहुँचे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया +3 से 0.5 माइनस करेंगे, +3 से -0.5 किए, फिर 15 से 16 पे गए, यानी 14 से 16 पे गए हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आया 2 का, तो 1 के लिए 0.5 का चेंज है तो 2 के लिए कितना का चेंज आएगा 1 का, या फिर 15 से 16 1 के लिए 0.5 का चेंज आता है, तो हर स्टेप में 0.5 माइनस करते चले जाएंगे। तो 14 3 था तो 15 2.5, फिर 16 2, फिर 17 1.5, यानी -0.5 करते चल जाएंगे। यहाँ से हम आया सॉरी, फिर इधर भी देखें 14 से 13 पे आ रहा है -0.5 घटा देंगे, फिर यहाँ से 13 से 12 पे आ रहा है -0.5 घटाते चलेंगे, या फिर ऐसे याद रखेंगे 9 10 11 12 13 14, तो 0.51 1.5 2 2.5 3, यानी +0.5 ऐड करते चलेंगे, ठीक है। तो काफ़ी आसान है बॉन्ड ऑर्डर निकालना। अब बॉन्ड ऑर्डर, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है तो मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं He2, तो हीलियम की अगर बात करें तो हीलियम He2 बना कैसे है, He2 मॉलिक्यूल एक हीलियम और एक हीलियम, दो हीलियम के कम्बिनेशन से बना है He2। एक हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 2 टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने बताया था कि शुरू में 1 2 3 4 1 2 3 4 0.5
1.50। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 0 था, तो 0 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, मीन्स ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसी तरह से एग्जांपल लेते हैं Be2 का, बेरिलियम 2 का। तो बेरिलियम के एक एटम में बेरिलियम के कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5। तो 2 में कितना होगा? 5 गुने 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन। सॉरी, बेरिलियम 4, 4 गुने 2। हाइड्रोजन है हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, 4 दूनी 8, 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 0.5 1.5 0, फिर 0.5 1.5 0। देखिए 8 के लिए 0, तो बॉन्ड ऑर्डर 0, ये भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 से छोटा होगा तो मॉलिक्यूल पार्शियल या ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस शो करेगा। ठीक है, याद रखना है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर दो मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो, दो मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम हो तो जिसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो स्टेबल कम होगा, वो लेस स्टेबल होगा। हमने क्या पढ़ा था कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि दो एटम का बॉन्ड ऑर्डर, दो मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम आ गया तो किसको स्टेबल मानेंगे? तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा जिसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कम इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर वो कम स्टेबल होगा जिसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ देखते हैं, ऑर्बिटल दो तरह का होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO जिसको बोलते हैं, और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं सिग्मा वाले को और पाई वाले को। तो बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है लेकिन स्टेबल ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जिसकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल ज़्यादा होता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको सिग्मा स्टार और पाई स्टार जिसमें होगा समझेंगे वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और वहाँ की एनर्जी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। अब आगे आके देखते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन की बात करें अगर हम, तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 या उससे कम हो, या फिर एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल्स टू 7, जिसका एटॉमिक नंबर 7 या उससे कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एटॉमिक नंबर का डबल, क्योंकि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यानी हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, नाइट्रोजन का 7, 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो यहाँ तक हाइड्रोजन से N2 तक कन्फिग्रेशन ये वाला यूज़ करेंगे, ऊपर वाला अभी जो बताएंगे ये। इसमें sp मिक्सिंग होता है। हाइब्रिडाइजेशन जब लिखते हैं तो लिखेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py दोनों बराबर होता है। सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz, ये याद रखना है। सिग्मा 1s, देखिए जो नॉर्मल सिग्मा और पाई है उसको बॉन्डिंग बोलते हैं, स्टार वाले को एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग के लिए ये लिखे हैं, ये बॉन्डिंग है, ये स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग है। अब इसको याद रखने के लिए डायरेक्ट याद रखें, बाबा ट्रिपल बी, बा ट्रिपल बी ट्रिपल ए, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए। लेकिन अगर यहीं पे इलेक्ट्रॉन का संख्या मोर देन 14 हो, या एटॉमिक नंबर अगर मोर देन 7 हो, यानी ऑक्सीजन से लेके अदर कोई भी हो ऑनवर्ड, ऑक्सीजन ऑनवर्ड, तो उस कंडीशन में कन्फिग्रेशन में थोड़ा चेंज आता है। थोड़ा चेंज यही आता है कि यहाँ पे जो सिग्मा 2pz है ना ऊपर में, ये सिग्मा 2pz, ये सिग्मा 2pz वापस आके ये पोजीशन को चेंज करके ये इस पोजीशन पे चला आएगा सिग्मा स्टार 2s के बाद। देखिए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, ये सिग्मा 2pz पीछे था यहाँ पे, लेकिन अब कहाँ चला आया? यहाँ पे। और पाई 2px, पाई 2py बराबर है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। अब देखिए दोनों की एनर्जी बराबर है, तो जिसकी एनर्जी बराबर होती है
उसको हम लोग डिजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। तो यहाँ भी इन दोनों की एनर्जी बराबर है, तो इन दोनों को डिजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। यहाँ भी सेम चीज़, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए, बी फॉर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ए फॉर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पारा मैग्नेटिज्म पे। क्वेश्चन सारा एक ही बार डिस्कस करेंगे। तो पारा मैग्नेटिक किसको बोलते हैं और डायमैग्नेटिक किसको बोलते हैं? तो पारा मैग्नेटिक स्पीसीज वो स्पीसीज होता है जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो, या फिर 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो। जितना भी ऑड इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज हो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, साथ में 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये पारामैग्नेटिक होते हैं। बाकी जितना भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एक्सेप्ट 10 एंड 16 इलेक्ट्रॉन, ये सब डायमैग्नेटिक होगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन में देखिए हम B2 की बात कर रहे हैं, तो बेरिलियम बोरॉन 5 गुने 2, 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन है, ये पारामैग्नेटिक स्पीसीज होगा। O2 की बात करें तो O2 में देखिए एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 8 गुने 2 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन वाला। चूँकि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये पारामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि पारामैग्नेटिक होने के लिए कंडीशन है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना। पारामैग्नेटिक होने के लिए ये कंडीशन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना। तो चाहे 10 इलेक्ट्रॉन हो या 16 इलेक्ट्रॉन, उसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो अपने को यही याद रखना है कि जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, या फिर 10 इलेक्ट्रॉन है, या फिर 16 इलेक्ट्रॉन है, वो पारामैग्नेटिक है, बाकी सब डायमैग्नेटिक है। यानी स्पीसीज हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट 10 एंड 16 इलेक्ट्रॉन वाला, वो सब डायमैग्नेटिक होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की बात करें तो डायपोल मोमेंट होता है Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। और यही डायपोल मोमेंट बॉन्ड एंगल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका बॉन्ड एंगल जितना कम होगा, थीटा जितना कम होगा, उसका डायपोल मोमेंट उतना ज़्यादा होगा। थीटा डिक्रीज तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। Q का वैल्यू है 4.8 इंटू 10⁻10 ESU सेंटीमीटर, ESU। या फिर अगर कूलाम मीटर में लिखना है तो 3.33 इंटू 10⁻30 कूलाम मीटर। अब दूसरा फॉर्मूला है डायपोल मोमेंट का, म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100। बट ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं डायपोल मोमेंट के लिए कि डायपोल मोमेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ये NH2 डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है। और हाँ, जिसका डायपोल मोमेंट 0, इफ डायपोल मोमेंट 0 तो वो नॉन पोलर होगा, डायपोल मोमेंट नॉट 0 तो वो पोलर होगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं कि इसके बीच में देखिए एंगल कितना है। एंगल है ये 60 डिग्री, ये एंगल कितना है 120 डिग्री, और ये एंगल कितना है 180 डिग्री। तो डायपोल मोमेंट की अगर बात करें, डायपोल मोमेंट म्यू, इसको म्यू लिखते हैं हम लोग, डायपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट कर रहे हैं। तो डायपोल मोमेंट म्यू की अगर बात करें तो म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, यानी जिसका थीटा कम उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा। तो A, B और C, तो A का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा B से, B का C से। और यहाँ पे डायपोल मोमेंट की अगर बात करें तो डायपोल मोमेंट यहाँ पे 0 होता है, म्यू 0 हो जाएगा, यानी ये नॉन पोलर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो मोमेंट आता है, इसमें जो मोमेंट आता है इक्वल एंड अपोजिट होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट 180 वाले के लिए डायपोल मोमेंट कितना होता है 0 होगा, नॉन 0 होगा तो नॉन पोलर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं बॉन्ड एंगल के कॉन्सेप्ट पे। एक ही बार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन में पूरा आधा केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर देंगे हम लोग। बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल निकालने के लिए देखिए यहाँ बहुत टफनेस आता है, लेकिन हम इसको अगर इस सीक्वेंस में याद रखेंगे ना तो बॉन्ड एंगल निकालना चुटकी का खेल हो जाएगा। सबसे पहला
बॉन्ड एंगल निकालने के लिए कभी भी क्वेश्चन आए तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन लिख के उसमें देखेंगे कि परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, यानी जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। सबसे पहला काम होगा बॉन्ड एंगल के लिए हाइब्रिडाइजेशन लिखना। तो हम हाइब्रिडाइजेशन लिखे SP, SP2, SP3। तो SP में S का और P के कैरेक्टर की बात करें तो देखिए एक S है और एक P है, तो S का भी कैरेक्टर 50%, P का भी कैरेक्टर 50%, तो हमको S का कैरेक्टर से मतलब है। SP2 में S का कैरेक्टर हो जाएगा 33%। क्यों? क्योंकि एक S है 2 P है, तो 1/3 करेंगे S का कम परसेंटेज निकल जाएगा। और यहाँ SP3 में देखिए एक S है 3 P है, तो ये टोटल 4 है और S कितना है 1/4 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना आएगा परसेंटेज S का 25%। तो जैसे जैसे परसेंटेज कैरेक्टर घटेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। तो हम पहले ही बोल चुके परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, यानी SP का बॉन्ड एंगल SP2 के बॉन्ड एंगल से और SP2 के बॉन्ड एंगल SP3 के बॉन्ड एंगल से ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज कैरेक्टर के, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब दूसरा आता है, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन लिखें, लेकिन मान लीजिए सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट तो चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट रहेगा तभी बता पाएंगे। तो हम उस केस में देखेंगे कि लोन पेयर, तो बॉन्ड एंगल उसका ज़्यादा होगा जिसका लोन पेयर कम होगा। बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर के, तो जिसका लोन पेयर कम उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, जिसका लोन पेयर ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम। अब अगर किसी केस में हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया और लोन पेयर भी सेम हो गया, तब क्या चेक करेंगे? तब ये चेक करेंगे कि लोन पेयर जीरो है कि नहीं। अगर लोन पेयर जीरो है तो हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा और बॉन्ड एंगल भी सेम रहेगा। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर भी सेम है, लेकिन लोन पेयर जीरो के बराबर नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन, तो बॉन्ड एंगल साइज ऑफ साइड एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या फिर सेंट्रल एटम के साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ साइड एटम या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम। अब आते हैं रिपल्सन के ऑर्डर पे। तो रिपल्सन ऑर्डर की अगर बात करें तो रिपल्सन लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, तब लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, तब बॉन्ड पेयर का। LP को लोन पेयर बोल रहे हैं, BP को बॉन्ड पेयर बोल रहे हैं, या फिर MB को मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं, SB को सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्सन ज़्यादा होगा, फिर मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन, देन सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन ज़्यादा होगा। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। ये एक क्वेश्चन है मास्टर क्वेश्चन, और ये ऐसा क्वेश्चन है यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व किए तो आधा केमिकल बॉन्डिंग आपका फिनिश। सबसे पहले Li2 है, इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। तो हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3 एटॉमिक नंबर होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3 × 2। क्यों? क्योंकि लिथियम 2 है तो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है हीलियम के पास? एक हीलियम के पास होता है 2, 2 × 2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की बात करें O2, तो एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 के पास कितना होगा 8 × 2 यानी 16 इलेक्ट्रॉन। फिर N2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के लिए 7, तो 7 के 2 14। और यहाँ पे फ्लोरीन की अगर बात करें तो एक फ्लोरीन की बात करें तो 9 होता है, तो 9 दूनी 18 है, और एक पॉजिटिव चार्ज भी है, तो 18 में से एक गया तो 17 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे बेरिलियम के लिए 8 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि 2 बेरिलियम है, Be2 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हमको बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए था, और हमने पहले ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रखा है। बॉन्ड ऑर्डर के लिए वो ट्रिक 0.51 0.50 के लिए 6 की बात करें तो हम ये देखे थे 1 2 3 4 के लिए 0.51 0.50, फिर 5 और 6 के लिए तो 0.51, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे था 1। फिर हीलियम 2
He2 की अगर बात करें तो He2 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर लिखे थे 0.51 0.50, क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 0 बॉन्ड ऑर्डर। ऑक्सीजन 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखे थे, देखिए 14 से स्टार्ट किए थे और 14 से जैसे ही 15 और 16 की तरफ गए थे तो 14 के लिए लिखे थे 3, तो 3 में से 2 स्टेप आगे बढ़े हैं तो 1 माइनस करेंगे तो कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा इसका? 2। कोई दिक्कत हो रहा है? 2 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। उसके बाद N2 के लिए कितना इलेक्ट्रॉन है? 14 के लिए हमने लिखा था पहले बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। 17 की अगर बात करें तो ये 17 14 से कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है? तो 14 से 3 इलेक्ट्रॉन, 14 में 3 जोड़ दिए तो 17 हुआ। तो 14 में 3, 1 के लिए 0.5 माइनस करते हैं तो 3 के लिए कितना माइनस करेंगे? 1.5। तो 3 में से 1.5 माइनस किए तो 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। और Be2 की अगर बात करें 8 इलेक्ट्रॉन है तो हमने कहा था 1 2 3 4 के लिए 0.5 1.50, फिर 5 6 7 8 के लिए लिखे थे 0, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 0। अब कौन एग्जिस्ट करेगा, कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाकी ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं है। अब कन्फिग्रेशन की बात कर रही है तो कन्फिग्रेशन लिखने के लिए सिंपल कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं हम लोग। कन्फिग्रेशन 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग कैसे लिखेंगे कन्फिग्रेशन? सिग्मा 1s, एस में एक एस में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। यहाँ पे इसका कन्फिग्रेशन कंप्लीट हुआ। अब कन्फिग्रेशन कंप्लीट हुआ तो एक और ट्रिक याद किए थे, बाबा ट्रिपल बी, बा यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो देखिए बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है? बी फॉर बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग में यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास? 4। तो एंटी बॉन्डिंग में कितना है इसके पास? ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से आप He2 के लिए लिखते हैं। He2 की अगर बात करें तो इसके लिए कन्फिग्रेशन लिखें तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो हमको पहले सिग्मा 1s2 इसमें 2 भर दिए, फिर सिग्मा स्टार 1s, एस में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, सिग्मा स्टार 1s2। अब इसको कैसे लिखते हैं? बा तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया मेरा। तो बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे बॉन्डिंग में यही वाला तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, कितना? 2। और एंटी बॉन्डिंग ये वाला, ये कितना इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग भी 2 है और बॉन्डिंग भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये एंटी बॉन्डिंग और ये है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन के लिए लिखे हैं तो ऑक्सीजन के लिए जब लिख रहे थे तो हम लोग याद किए थे कि मोर देन 14 वाले में या क्या लिखे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितना है? 16, तो मोर देन 14 वाले में कैसे लिखे थे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 आगे लिखेंगे। और लेकिन मोर देन 14 वाले में हाँ सिग्मा 2pz पहले लाए थे, सिग्मा 2pz। देन तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 2। तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ टोटल? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अभी पाई 2px, पाई 2py, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 2 4 6 8 10 12 14, लेकिन हमको कितना चाहिए? 16। अब आया था पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, तो हमको अब 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरना है और यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है और दोनों की एनर्जी बराबर है। तो हम इसको 2 नहीं दे सकते अकेले, क्यों? क्योंकि दोनों की बराबर है। तो जितना ये रखेगा तो ये बोलेगा हमको भी चाहिए उतना, तो दोनों को एक एक दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है तो दोनों को सेम सेम देंगे। तो टोटल आप 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, काउंट कर सकते हैं आप। तो अब यहाँ पे देखें कि कितना बॉन्डिंग है, कितना एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो ये है, देखिए सिग्मा वाला बॉन्डिंग, ये है एंटी बॉन्डिंग, ये है बॉन्डिंग, ये है एंटी बॉन्डिंग, ये है बॉन्डिंग, ये है बॉन्डिंग, ये है बॉन्डिंग, ये है एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन? बॉन्डिंग में है 2 2 4
दो 6, दो 8, दो 10, दो 12, 12। बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, दो 4, दो 6, दो 8, दो 10, 10 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है टोटल 10 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 6। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद अब जब आते हैं नेट N2 वाले पे, तो इस कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखे थे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px 2, पाई 2py2, 2 4 6 8 10 12, सिग्मा स्टार 2pz2। और यहाँ पे अगर बात करें तो 2 2 4 2, तो या फिर ऐसे भी लिख सकते थे आप, बाबा, ऐसे भी लिख सकते थे, बाबा ट्रिपल बी। यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 14 पुराना है, 2 4 6 8 10 12, ट्रिपल है 14, यहाँ पर गया। अब बॉन्डिंग में काउंट करें इलेक्ट्रॉन कितना है? बॉन्डिंग वाला 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है। एंटी बॉन्डिंग में कितना होगा? 6। तो यहाँ कन्फिग्रेशन लिख रहे थे, तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 8 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px2, पाई 2py2, 8 2 10 2 12 और सिग्मा 2pz2। यहाँ पे बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है और एंटी बॉन्डिंग में कितना है? तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और एंटी बॉन्डिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे 4। ये है एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन एक ये है और एक ये है, बस ये एंटी बॉन्डिंग है, बाकी सब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अब आते हैं यहाँ पे एफ फ्लोरीन वाले पे, F2+ पे 17 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए हम लोग इसी लिख देंगे, कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। जैसे वहाँ लिखे थे खुद से कोशिश करके लिख देंगे मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन वाले फार्मूला को आगे। और Be2 की अगर बात करें तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। यानी यहाँ पे कितना है? देखिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन अगर पूरा हो गया है तो देखिए बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितना है और एंटी बॉन्डिंग में कितना है? बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग वाले हैं 4, एंटी बॉन्डिंग वाले ये हैं 2 और 2 4, ये एंटी बॉन्डिंग वाले हैं। ठीक है। अब स्टेबिलिटी की अगर बात करें, हाँ, बट एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, वो एक और फार्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इस फार्मूला से भी निकाल सकते थे बॉन्ड ऑर्डर को, बट अपने को ट्रिक याद है 0.51 0.50, फिर 0.51 0.50 और 0.51 1.5 2 2.53, फिर 3 से 0.5 माइनस करते चल जाएंगे 20 तक। ठीक है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें बॉन्ड ऑर्डर जिसकी ज़्यादा होती है उसकी ज़्यादा होती है। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसकी है? N2 की। तो N2 की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, N2। इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी है? 3। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर है 2 है किसकी? इसकी, ऑक्सीजन की। तो N2 के बाद स्टेबिलिटी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन की ज़्यादा है। उसके बाद इसमें 1.5 है, 1.5 है F2+ के लिए, तो स्टेबिलिटी F2+ की। और उसके बाद जो स्टेबिलिटी आएगा ये 1 है पहले वाले के लिए,
Li2 के लिए, और बाकी जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं जिसके बॉन्ड ऑर्डर 0 है, तो मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी की बात ही नहीं करेंगे। अब मैग्नेटिक बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक बिहेवियर में बताना है कि कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है। P फॉर पैरामैग्नेटिक और D फॉर डायमैग्नेटिक। हम P लिख देंगे मीन्स पैरामैग्नेटिक होगा। तो हमने बोला था कि जितना भी ऑड इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज हैं और 10 और 16 इलेक्ट्रॉन वाले वो पैरामैग्नेटिक होंगे, बाकी सब डायमैग्नेटिक। तो पहला देखते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, Li2 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ये इवन नंबर वाले हैं, और 10 और 16 नहीं है, मीन्स ये डायमैग्नेटिक है। उसके बाद He2 की अगर बात करें, तो He2 की अगर बात करते हैं तो He2 में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। वैसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो डाया पैरामैग्नेटिक की बात नहीं करेंगे इसमें। 16 इलेक्ट्रॉन, 10 और 16 इलेक्ट्रॉन वाले की हमने बात करा था, तो हमने बताया था कि वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। 10 और 16 इलेक्ट्रॉन वाले इवन होते हुए भी पैरामैग्नेटिक होते हैं। और यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है, देखिए इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और 10 और 16 नहीं, मीन्स ये डायमैग्नेटिक होगा, N2 डायमैग्नेटिक है। उसके बाद F2 की बात करें, F2 प्लस की, यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है। F2 प्लस ऑड मीन्स पैरामैग्नेटिक है। और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो हम इसकी मैग्नेटिज्म की बात ही नहीं करेंगे। अब बात करते हैं sp मिक्सिंग की। तो जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन या उससे कम है उसमें sp मिक्सिंग हो रही थी, बाकी वाले में नहीं हो रही थी। 6 इलेक्ट्रॉन वाले, यानी वहाँ पे देखिए मैंने जो ये कॉन्सेप्ट बताया था आपको sp मिक्सिंग के लिए, हाँ यहाँ पे तो लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे sp मिक्सिंग हो रही थी, बाकी मोर देन वाले में sp मिक्सिंग नहीं हो रही थी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, Li2 वाले केस में क्या लिखेंगे, sp मिक्सिंग हो रही है, क्यों, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, यस बिल्कुल होगी। He2 इसमें होगी sp मिक्सिंग, बिल्कुल। यहाँ तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इसमें मिक्सिंग की कोई बात ही नहीं करते हम लोग, यहाँ पे कोई बात ही नहीं करते, यहाँ छोड़ देते हैं नील। O2 16 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे sp मिक्सिंग नहीं होगी, क्योंकि मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन है। N2 14 है, यहाँ पे करेंगे 14 तक करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, और यहाँ तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही मॉलिक्यूल, तो एक अंडा दिए उसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ भी फाइनली आपको ये 2 क्वेश्चन जो अभी हमने कराया है और अब जो करा रहे हैं उसको करने के बाद आप PY उठा के देखिए, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो हमको स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इनका CH4 का, NH3 का, H2O का, CO2 BF2 और SiX4 का। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हमको सेंट्रल मेटल सेलेक्ट करना है। तो सेंट्रल मेटल वही लेते हैं जो नंबर में कम होता है। तो देखिए यहाँ पे ये नंबर में सबसे कम क्या है, कार्बन। सेंट्रल मेटल राजा अकेला होता है, बाकी उसके पास बहुत सारे चेले होते हैं, तो यहाँ पे 4 चेले हैं, एक राजा है कार्बन। कार्बन की वैलेंसी, तो हम सबसे पहले वैलेंसी के बारे में बात करते हैं। वैलेंसी देखिए हम कैसे निकालते हैं, तो वैलेंसी देखिए हमको याद रखना होता है, तो हाइड्रोजन और उसके जो ग्रुप है ना उसमें हेलिना कार्बसिस, तो इसकी वैलेंसी 1 होती है, क्यों, क्योंकि ये 1A का आइटम है। बेरिलियम फैमिली, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो बेरिलियम फैमिली का कोई भी होगा उसकी वैलेंसी 2 होती है, क्यों, क्योंकि उसमें देखिए ये 2A ग्रुप का एलिमेंट है। और बोरॉन फैमिली ये 3A ग्रुप का है, इसीलिए बोरॉन फैमिली का कोई भी मेंबर होगा उसकी वैलेंसी 3। कार्बन फैमिली का वैलेंसी 4 होता है। नाइट्रोजन फैमिली का 5 होता है, नाना बाबा हिस्सा से सब 12 है, 5 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन फैमिली उससे टेपो यहाँ पे 6 होगा। फ्लोरीन क्लोरीन यानी हेलोजन फैमिली का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, और जो नोबल गैस है उसकी वैलेंसी 8 होती है। और ठीक है, लेकिन जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं ना तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी वैलेंसी हाइड्रोजन फैमिली की 1 ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, मीन्स इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। और आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितना है
हाइड्रोजन भी है 4, और एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास वैलेंसी कितना है, 1, तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मर्ज करेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मर्ज करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मर्ज करेंगे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मर्ज करें, और ये बॉन्ड बना लिए। तो इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। अब दूसरा है NH3। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल, ये नाइट्रोजन अकेला है, हाइड्रोजन 3 है, तो ये सेंट्रल मेटल नाइट्रोजन होगा। अब देखते हैं नाइट्रोजन के पास वैलेंसी कितनी होती है, 5। नाइट्रोजन की वैलेंसी हमने देखी है 5 होती है नाइट्रोजन फैमिली की। तो 5 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ ड्रॉ करा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रॉ करा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रॉ करा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का, 5। हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो हाइड्रोजन को बॉन्ड के सामने, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1। ये दोनों मिलकर आपस में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये दोनों मिलकर के 1 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो इस तरह से NH3 का फॉर्मेशन हो गया। और ये जो बच गया, ये लोन पेयर बच गया। ये क्या है, लोन पेयर, एक लोन पेयर बच गया। यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। अब H2O की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन को ड्रॉ किया हमने। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितने देखे थे, 6 वैलेंसी देखे थे ऑक्सीजन की, 2, 4, 6, ये ऑक्सीजन की वैलेंसी है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितना है अपने पास, 2। हाइड्रोजन कितना है, 2। ये 1 और ये 1, ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाया, ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाया। लोन पेयर इसके पास कितना बच गया, एक ये लोन पेयर, पेयर में 2 होता है, और एक ये लोन पेयर। तो लोन पेयर इसके पास 2 है। अब CO2 की अगर बात करें तो कार्बन, देखिए कार्बन, चूँकि कार्बन ऑक्सीजन में कम कौन है, कम है कार्बन, तो कार्बन सेंटर में रहेगा। कार्बन इसके पास कितना वैलेंसी होता है, 4। ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन ड्रॉ किए। ऑक्सीजन के पास वैलेंसी देखिए 6 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये दोनों मिलकर आपस में बॉन्ड बना लेगा, ये दोनों मिलकर आपस में बॉन्ड बना लेगा, और ये सब ऑक्सीजन पे लोन पेयर बचा रह जाएगा। तो यहाँ भी देखिए CO2 का बॉन्ड बन गया। और ये कैसा बॉन्ड है, लीनियर है स्ट्रक्चर, देख रहे हैं, एंगल 0। उसी तरह से BeF2 में देखिए ये अकेला है, ये ज़्यादा है, तो सेंट्रल मेटल, ये सेंट्रल मेटल होगा कम वाला। अब देखते हैं, ये है Be। बेरिलियम की वैलेंसी की बात करें तो बेटा मांगे कार स्कूटर, यहाँ पे वैलेंसी 2 पहले ही लिखे थे हमने, वैलेंसी इसकी 2 होती है। एक इसके पास ये इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास ये इलेक्ट्रॉन लिखे। अब फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन की अगर बात करें, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज कर दिए, और एक ही यहाँ पे। तो ये दोनों मिलके आपस में बॉन्ड बना लिया, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लिया। ये BeF2 का स्ट्रक्चर है। और SiX4 की बात करें तो ऐसा है, ये सेंट्रल मेटल होगा, और काशी गंगा ये कार्बन फैमिली का मेंबर है, तो इसके पास वैलेंसी कितनी होगी, 4। और आप तो जानते हैं हेलोजन, 4 हेलोजन है। ये आपस में बॉन्ड बनाएगा, ये आपस में बॉन्ड बनाएगा, ये आपस में बॉन्ड बनाएगा, ये आपस में बॉन्ड बनाएगा। तो SiX4 का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया हम। तो फाइनली हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, कोई दिक्कत, काफ़ी बेसिक से इजी में सीखने की कोशिश कर रहे हैं कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब हम लोग जानते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। देखिए सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालते हैं, हाउ टू काउंट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कहते हैं जितना भी सिंगल बॉन्ड होता है उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और पाई बॉन्ड कहते हैं एक सिंगल बॉन्ड के अलावा सब पाई बॉन्ड होता है। सपोज एक एग्जांपल देते हैं, ये CCl4 है, इसका स्ट्रक्चर ये ड्रॉ किए। तो यहाँ पे देखिए ये सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है मीन्स ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिंगल है, ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड 0 है। यहाँ पे देखिए एक सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, बाकी जो भी होगा वो पाई बॉन्ड होगा। यहाँ पे भी ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, तो ये अकेला सिंगल होगा, बाकी ये पाई होगा। यहाँ पे देखिए ये अकेला बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। इसमें मल्टीपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड सिग्मा होगा,
बाकी ये पाई होगा और ये बॉन्ड पाई होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 सिग्मा 2 पाई, यहाँ पे 2 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, समझ गए कैसे कैलकुलेट। तो ऊपर काउंट करते हैं सिग्मा और पाई को। यहाँ पे ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड 0। यहाँ पे ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 3, पाई बॉन्ड 0। यहाँ पे ये सिग्मा ये सिग्मा, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड 0। यहाँ पे देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, बाकी जो भी होगा वो पाई बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे 2 सिग्मा है, 2 पाई बॉन्ड है। यहाँ देखिए ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड है मीन सिग्मा बॉन्ड, यानी 2 सिग्मा 0 पाई। यहाँ पे देखिए सब सिंगल बॉन्ड है मीन्स 4 सिग्मा 0 पाई। कोई दिक्कत? अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हम लोग शेप से भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं और दूसरे तरीके से भी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। शेप से अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो जितना सिग्मा बॉन्ड होता है ना, सिग्मा बॉन्ड में हम लोग कैलकुलेट करते हैं 4 सिग्मा है, यानी स्टेरिक नंबर इसका 4 होगा। तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3। या फिर दूसरे तरीके से हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो इसको हम इरेज करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रिक निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल डिवाइड बाय 8 करेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल डिवाइड बाय 8 प्लस रिमाइंडर जो बचेगा, रिमाइंडर डिवाइड बाय 2। तो जो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल डिवाइड बाय 8 करके आएगा वो बॉन्ड पेयर होगा, और रिमाइंडर अपॉन 2 जो करके आएगा वो लोन पेयर होगा। और हम जानते हैं बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल्स टू स्टेरिक नंबर, और स्टेरिक नंबर अगर हमको पता चल जाए तो हम हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं, शेप भी निकाल सकते हैं, सिंपल। लेकिन याद रखेंगे जो यहाँ पे वैलेंस शेल लेते हैं ना, सबका वैलेंस शेल तो पता है, लेकिन हाइड्रोजन के केस में जो वैलेंस शेल लेंगे ना, वो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए वैलेंस शेल 7 लेंगे। ये बस एक्सेप्शन याद रखना है, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, बट हाइड्रोजन के लिए वैलेंस शेल 7 लेंगे, बाकी सबका हमको पता है। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे। तो CH4 है, CH4 में कार्बन की वैलेंसी कितनी? प्लस हाइड्रोजन के लिए मैंने पहले बताया था अभी कि वैलेंस इसके लिए 7 लेनी है, तो 7 गुने 4, 7 चौक 28। टोटल कितना हुआ? 7 चौक 28 4 32, 32 डिवाइड बाई 8, 8 चौक 32। रिमाइंडर क्या बचा? 0। क्यों? क्योंकि पूरा कट गया। तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका बॉन्ड पेयर, ये हुआ आपका लोन पेयर। अब बताइए 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, यानी स्टेरिक नंबर 4 का 4 ही रह गया। और इसके लिए हम लोग बताते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। और sp3 लोन पेयर 0, इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? टेट्राहेड्रल। और एंगल की अगर बात करें तो एंगल 109.5 डिग्री, ये हम लोग पहले कर चुके थे। अब हम लोग बात करें NH3 के रिगार्डिंग। तो NH3 की अगर बात करें तो वैसे भी आपको दिख रहा है कि 3 बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है। तो 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड है मीन्स 3 बॉन्ड पेयर। और हम लोग बॉन्ड पेयर में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो 3 1 4। अब यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे, 4 स्टैटिक नंबर हो गया और 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो sp3 लोन पेयर 1, यानी ये पिरामिडल आ जाएगा। बट हम लोग इससे कैलकुलेट करते हैं मैजिकल फार्मूला से। तो यहाँ देखते हैं नाइट्रोजन के लिए लेते हैं हम लोग 5। नाइट्रोजन के लिए कितना लेते हैं वैलेंसी? 5 प्लस H3 NH3, 3 हाइड्रोजन है तो 7 दिया
21, 21 5 कितना हुआ टोटल 26। तो 26 में अगर 8 से डिवाइड करें 26/8 तो 8 3 24 प्लस शेष कितना बचा 2, 8 3 24, अभी रिमाइंडर 2 और रिमाइंडर को डिवाइड करते हैं 2 से। तो ये आता है बॉन्ड पेयर और ये आता है लोन पेयर। लोन पेयर आया है एक, बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या है 1। तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, यानी यहाँ पे sp3 लोन पेयर 1। और इसके लिए शेप लिखते हैं हम लोग पिरामिडल। और एंगल, चूँकि लोन पेयर थोड़ा सा बढ़ गया है तो एंगल थोड़ा सा कम होगा 109.5 डिग्री से। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं H2O। H2O की अगर बात करें तो H2O यहाँ पे ऐसे डायग्राम में दिख रहा है कि 2 बॉन्ड है 2 लोन पेयर है, यानी यहाँ पे sp3 लोन पेयर 2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, sp3 लोन पेयर 2। बट इसको ट्रिक से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 7 × 2 14 प्लस ऑक्सीजन के लिए कितना वैलेंसी 6, 14 6 20, यानी 20 में अगर 8 से डिवाइड करें तो 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 प्लस कितना है बच गया शेष 4, रिमाइंडर 4, 4/2। तो यहाँ पे 2 यानी 4 आ गया, sp3 लोन पेयर 2। और यहाँ पे शेप आ जाएगा एंगुलर या वी शेप या बेंट, कोई दिक्कत। और यहाँ एंगल इससे भी कम होता जाएगा, क्यों? क्योंकि ज़्यादा रिपल्सन होगा, एंगुलर या वी या फिर बेंट। बस उसी तरीके से CO2 में दिख रहा है 2 सिग्मा बॉन्ड है मीन्स, और लोन पेयर 0 है तो sp आ जाएगा। बट यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं CO2 को मैजिकल फार्मूला से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। कार्बन के लिए कितना है 4 और ऑक्सीजन के लिए 6 दूनी 12, 12 4 16 डिवाइड बाई 8, 8 दूनी 16। और स्टारिक नंबर 2 के लिए क्या आता है sp, और sp के लिए आता है लीनियर। और लीनियर के लिए एंगल कितना आएगा हमको पता है 180 आता है, बस सिंपल। वैसे भी देखिए लाइन में दिख रहा है कि नहीं, लीनियर दिख रहा है कि नहीं स्ट्रक्चर। BeF2 की अगर बात करें तो BeF2 में यहाँ दिख रहा है कि 2 बॉन्ड है, सिंपली 2 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर कितना है 0 है। क्यों? कहीं भी लोन पेयर दिख रहा है बेरिलियम पे, सेंट्रल मेटल पे लोन पेयर देखना होता है, नहीं है लोन पेयर यानी sp आ जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। बट यहाँ पे भी ट्रिक से देखते हैं। BeF2 बेरिलियम के लिए वैलेंसी 2, फ्लोरीन के लिए कितना है वैलेंसी 7, 7 दूनी 14, 14 2 16, 16 डिवाइड बाई 8, 8 दूनी 16, sp के लिए लीनियर और एंगल कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब उसके बाद अगर आते हैं SiX4 के ऊपर, SiX4 की अगर बात करें तो यहाँ पे दिख रहा है 4 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर 0 है, तो यहाँ से भी क्लियर है। बट फिर भी SiX4 को भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं मैजिक से। सिलिकॉन कार्बन फैमिली का है यानी वैलेंसी 4, और ये X हेलोजन फैमिली का है यानी 7 7 चौक 28, 28 4 32 डिवाइड बाई 8, 8 चौक 32, 4 रिमाइंडर 0 यानी लोन पेयर 0, यानी sp3 लोन पेयर 0। ये क्या आ जाएगा टेट्राहेड्रल, कोई दिक्कत। टेट्राहेड्रल और एंगल क्या रहेगा sp3 लोन पेयर टेट्राहेड्रल, एंगल 109 डिग्री। ठीक है, अब डायपोल मोमेंट की अगर बात करें तो डायपोल मोमेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बॉन्ड एंगल के। डायपोल मोमेंट उसका ज़्यादा होगा जिसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड एंगल इन तीनों का और इसका, ये चारों का बॉन्ड एंगल एक जैसा है और इन दोनों का बॉन्ड एंगल एक जैसा है। और इसमें अगर देखें तो डायपोल मोमेंट बॉन्ड एंगल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी CO2 और BF2 का डायपोल मोमेंट कम होगा एज कम्पेयर टू इन चारों। ठीक है, ख़त्म कहानी। और ये सब चीज़ हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, कोई दिक्कत। अब एक एग्जांपल लिखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग वैसे तो सीख चुके हैं बट फिर भी एक एग्जांपल दिया हुआ है
आप लोग के लिए बनाए हैं तो समझ लें कि CO2 है। वैसे पहले कराना था इसको, बट कोई बात नहीं है, हम लोग सीख चुके हैं वहाँ। तो कार्बन की वैलेंसी कितना 4, क्यों? क्योंकि देखिए कार्बन फैमिली का कोई भी मेंबर आएगा उसके लिए वैलेंसी कितना लिखे हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये है 1 इसके लिए है, बेरिलियम फैमिली के लिए 2, बोरॉन फैमिली के लिए 3, कार्बन फैमिली के लिए 4, नाइट्रोजन फैमिली के लिए 5, ऑक्सीजन फैमिली के लिए 6, फ्लोरीन हैलोजन फैमिली के लिए 7 और नोबल गैस के लिए 8। नोबल गैस की वैलेंसी, नोबल गैस की हम बात छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे। वो लोग बॉन्ड फॉर्म ही नहीं करते हैं, जल्दी करते हैं किसी किसी केस में, बट जल्दी नहीं। 4 ऑक्सीजन फैमिली के लिए 6 और 2 ऑक्सीजन है तो 6 दूनी 12, 12 4 16। तो अब हम इसका हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे? तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हमने बताया था कि टोटल को डिवाइड करते हैं 8 से, तो 8 दूनी 16, यानी 16 पूरी तरह से कट गया 2 मरतबा में, तो रिमाइंडर क्या बचा 0, तो 0। अब इसको 2 से डिवाइड करें तो 0 का 0 ही आएगा, तो यहाँ पे आया 2 और ये आया 0, तो ये आया बॉन्ड पेयर और ये बचा लोन पेयर। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल्स टू स्टैटिक नंबर, और स्टैटिक नंबर अगर 2 है और लोन पेयर 0 है तो एसपी के लिए सिर्फ लीनियर। CO2 का देख भी चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या है ना कि 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग है बस थोड़े से पोर्शन को, क्योंकि थोड़ा बचा हुआ है, बट यहाँ से गारंटी है कि कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो आने ही आने। अभी तक जितना पढ़े बस इतना में से आपका 8 से 12 मार्क्स फिक्स है, कोई नहीं काट सकता है। चलिए इसमें हम लोग कुछ करना नहीं है, बट हम लोग सीख लेते हैं थोड़ा सा हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं। ओके, इसमें हम लोग को हाइब्रिडेशन निकालना सीखना है, कैसे हाइब्रिडेशन इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट। तो ये एक एक्सेप्शन होता है, यानी याद रखना है इसको कि PF5 को तोड़ते हैं ना सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में PF5 होगा तो इसको PF4 प्लस PF6 माइनस में तोड़ना होता है हम लोग को, ठीक है। अब आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, वो PF5 सॉलिड स्टेट में दे देगा, बोलेगा कि बताइए इन दोनों का हाइब्रिडेशन, तो भाई क्या नहीं निकाल सकते, हाइब्रिडेशन नहीं निकाल सकते, शेप नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। फॉस्फोरस किस फैमिली का है, नाइट्रोजन फैमिली का है, तो इसके लिए कितना आएगा 5। हेलोजन इसके लिए 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो 28 4 32, 1 33, इसलिए निकाल सकते हैं हम लोग। और एक प्लस है तो प्लस है तो एक माइनस, तो इसको क्या करेंगे 32, इसको डिवाइड 28 4 32 डिवाइड बाई 8, यानी 4 मरतबे में कटेगा, तो 4 मरतबे में कटा तो sp3 और रिमाइंडर नहीं था कुछ, लोन पेयर 0, sp3 लोन पेयर 0 मीन्स टेट्राहेड्रल। उसी में PF6 माइनस का भी पूछेगा आपसे शेप हाइब्रिडेशन, तो बता देंगे यहाँ पे 5 और 7 छक 42 प्लस, क्योंकि माइनस है तो माइनस के लिए, नेगेटिव के लिए प्लस जोड़ना होता है, डिवाइड बाई 8, तो 42 43 5 48, 8 छक्के 48 6 मरतबा में, और रिमाइंडर 0 डिवाइड बाई 2, तो sp3 3 1 4 2 6, sp3d2 लोन पेयर 0, शेप लिख देंगे। sp3d2 लोन पेयर 0 के लिए हमने क्या शेप बताया था, वो शेप यहाँ पे लिख देंगे। PCl5 को तोड़ते हैं तो PCl4 प्लस PCl6 माइनस में टूटेगा, PBr5 को तोड़ते हैं तो PBr4 प्लस Br माइनस में टूटता है, ये इसलिए क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है इसलिए Br माइनस में टूटता है। तो ये जो खाली है ये ब्लैंक है, ये सब चीज़ को आप खुद से भरने की कोशिश करेंगे, यानी हाइब्रिडाइजेशन और शेप, हाइब्रिडाइजेशन और शेप आप खुद से लिखेंगे, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन और शेप। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम सॉल्व करके फिर से आपको देंगे, ठीक है। बट हम बता दे रहे हैं IF5 अगर लिक्विड स्टेट में होगा तो टूटेगा IF4 प्लस F6 माइनस में, XeF6 टूटता है XeF5 प्लस F माइनस में, और N2O4 टूटता है NO प्लस और NO3 माइनस में, और N2O5 जो सॉलिड स्टेट में होता है वो टूटता है NO2 प्लस और NO3 माइनस में। तो बार बार आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, इसको तोड़ के पूछेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, भाई क्यों नहीं बता सकते, कैसे नहीं बता सकते। नाइट्रोजन के लिए वैलेंसी कितना 5, ऑक्सीजन के लिए 6, 6 गुने 2 12, और ये प्लस है तो प्लस के लिए एक माइनस कम करना होता है, तो 12 5 17 में से
डिवाइड बाई 8, 16, 8 दूनी 16, रिमाइंडर 0, यानी SP यानी लीनियर, ये लीनियर है, सिंपल सा। और NO3 माइनस की अगर बात करें तो ये 5 और 6 3 18, 18 और माइनस 18 और प्लस 1, क्योंकि माइनस के लिए डिवाइड बाई 8, 18 19 20 4 24 8 तारीख 24 की मरतबा में, तो SP 2 लोन पेयर 0। सिंपल है यार। Cl2O6 को तो तोड़ते हैं तो Cl2 प्लस Cl4 माइनस में टूटता है। उसी तरह से I2Cl2 को तोड़ते हैं तो ICl2 प्लस और ICl4 माइनस में टूटता है। और 3I2 को तोड़ते हैं तो I3 प्लस I3 माइनस में टूटता है। ये IIT का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए इसमें आप एडिशन निकला है तो 7 या 21 माइनस 1 यानी 20 डिवाइड बाई 8, 8 दूनी 16, रिमाइंडर 4, 4 डिवाइड बाई 2 यानी 2, SP 3 लोन पेयर 2, एंगुलर या वी शेप या बेंट। उसी तरह से I माइनस का लिखते हैं, I3 माइनस का, तो 7 या 21 प्लस 1 डिवाइड बाई 8, 22 डिवाइड बाई 8, 8 दूनी 16 प्लस 6, 2 तिया 6, SP3 D, तभी तो 5 1 3 1 5। सिंपल है। अब रेस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, आयनिक बॉन्ड के बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, फजान्स रूल वगैरह के बारे में, ठीक है। जैसे देखिए ये सारी चीज़ों के लिए हमने आपके लिए पहले तैयार करके रखा है। काफ़ी चीज़ों में डिस्कस करेंगे, लैटिस एनर्जी को, हाइड्रेशन एनर्जी को, एंथैल्पी, सॉलिबिलिटी को। मज़ा आ जाएगा, फील आ जाएगा आप लोग को बिल्कुल भी। बट नेक्स्ट वीडियो तुरंत आने वाला है, आप लोग इंतज़ार करें। बट मैं स्लाइड आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या होगा। यही सब होगा विद क्वेश्चंस, और फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करना है, और कहीं से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम एनी वेयर, फ्रॉम एनी बुक, किसी के भी PDF से, किसी के भी नोट्स से। चाहे IIT का क्वेश्चन हो, मेंस का हो, एडवांस का हो, नीट का हो, एम्स का हो, जिपमर का हो, कहीं का भी क्वेश्चन लाइए, बट आप इसी को पढ़ के सॉल्व करिएगा, और यहाँ से गारंटी देता हूँ सॉल्व होगा। भरोसा रखें और इसको अच्छे से रटने की कोशिश करें। तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय। हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।